पीली कोठी के सामने की पहाड़ी पर बने एकांतिक होटल के समोसों के स्वाद का शहर, मंजू प्रसाद के कम कद गोल चेहरे और अमरिंदर कौर की दो लंबी चोटियों का शहर, अनंत चतुर्दशी के दिन जैन मंदिर में बनते शक्कर के लड्डुओं और घर में बनते वर्षगांठ के गुलगुलों का शहर, पारस टॉकीज में लगती विदेशी फिल्मों का शहर, आगे जमुना मिठिया और पीछे चलती उनकी पत्नी के हांफने का शहर, तालाब के गहराते पानी पर तैरते चंद्रमा को काटते चप्पुओं का शहर, वृंदावन मंदिर से आती मालपुओं की गंध और कदम घाट के मंदिर पर तिरते गांजे के धुएं का शहर। मेरी कैसी भी कहानी में कभी सड़क बनकर, कभी पेड़ बनकर, कभी प्रकाश के विस्तार पर छूटे हुए पद चिन्ह बनकर बार बार बिखर जाता शहर। नमस्कार दोस्तों, प्रधाननामा के साहित्य सागर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्रधाननामा के साहित्य सागर के इस एपिसोड को लेकर मैं हूं आपकी दोस्त वृंदा प्रधान। दोस्तों, आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार से जो सिर्फ साहित्य सृजन ही नहीं करते, वरन विचारों के मंथन से, कलम की ताकत से समाज की दिशा और दशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम आपका परिचय करा रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, अनुवादक और संस्कृतिविद श्री उदयन वाजपेयी जी से। 4 जनवरी 1960 को झील नगरी सागर में जन्मे उदयन जी की कर्मभूमि झीलों की नगरी भोपाल है। श्री उदयन वाजपेयी यूं तो पेशे से चिकित्सक हैं। उदयन जी चिकित्सा और साहित्य सेवा में कतई विरोधाभास नहीं पाते। उनका मानना है कि एक चिकित्सक और एक साहित्यकार दोनों का दर्द से रिश्ता है, पीड़ा से नाता है। दोनों का ही एक काम है, दोनों का काम है दर्द को दूर करना, पीड़ा को हरना। तो वे एक अच्छे चिकित्सक होने के साथ साथ एक उम्दा साहित्यकार हैं। वे एक श्रेष्ठ कवि और कथाकार तो हैं ही, अच्छे समीक्षक और अनुवादक भी हैं, जिनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई है। उनके जहां 3 कविता संग्रह, 3 कहानी संग्रह और 3 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं, वहीं फिल्मकार मणि कौल और इतिहासकार धर्मपाल से बातचीत पर पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं का देश विदेश की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा ऑक्टावियो पॉग्स, बोर्गेस, एंटन चेखो तथा शुंतारो तानिकोवा इत्यादि विश्व के महत्वपूर्ण लेखकों की पुस्तकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। साहित्य, कला एवं संस्कृति को समर्पित उदयन जी जैसा व्यक्तित्व मैंने तो कहीं नहीं देखा। मित्रों, यूं तो उदयन वाजपेयी जी की कई पुस्तकें संकलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख किताबें हैं कयास, केवल कुछ वाक्य, उपन्यासकार का सफरनामा, रेत किनारे का घर, भव्यता का रंग कर्म। इसके अलावा भी उनकी कई सारी पुस्तकें संकलित हैं। रजा फाउंडेशन और कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। निर्मल वर्मा, जगदीश स्वामीनाथन और मणि कौल जी से उदयन जी के बेहद करीबी संबंध रहे। गांधी मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता उदयन जी लंबे समय से समास नामक हिंदी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। देश विदेश में समय समय पर उनके कला और संस्कृति विषयक व्याख्यान होते रहते हैं। तो आइए प्रधाननामा के इस एपिसोड में आज मिलते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उदयन वाजपेयी जी से। कविता और शहर का बहुत गहरा संबंध है। मैं, चूंकि जैसे आपको पता ही है कि मैं सागर में पैदा हुआ था, फिर
आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल आ गया। शहर के साथ एक खास बात यह है कि वो एक लगातार बदलती हुई संरचना है। एक क्षण बीतता नहीं है कि शहर बदल जाता है। फिर मैं तो कई कई वर्षों बाद सागर वापस जा पाता हूँ। एक तरह से जो शहर मैं छोड़ के आया था भोपाल, वो शहर अब कहीं नहीं है। वो शहर अगर किसी हद तक है, कम से कम मेरे लिए, तो वो मेरी कविताओं में है। और मेरी ढेरों कविताएं उसी छूटे हुए सागर शहर के भूगोल को लिए घूम रही हैं। उसी शहर का एक तरह का समय है उसमें, और उसी शहर का आबो हवा उसमें बहती है। उसमें उस शहर के बारे में देखे गए मेरे ढेरों सपने होंगे, मेरी कल्पनाएं होंगी, मेरे दुस्वप्न होंगे। उन सब से मिलकर जैसे कि तमाम दूसरी कविताएं बनती हैं, वैसे ये कविताएं भी हैं। तो मैं इसमें जो कविताएं हैं उसमें कुछ शहर से संबंधित कविताएं हैं, कुछ कविताओं से संबंधित कविताएं हैं, और कुछ मृत्यु से संबंधित कविताएं हैं। क्योंकि सागर शहर संयोग से मेरे लिए उसका संबंध बहुत सारी मृत्युओं से भी रहा है। तो एक तरह से ये सारा कविता पाठ ये उस शहर को मेरा समर्पित सम्मान है जो मैं पढ़ रहा हूं। कविता, वह आपको अपने सारे काम कर लेने देती है। वह खड़ी रहती है अपने ही दिमाग के किसी बोझिल कमरे में पसीने से नहाती हुई, बेचैन होती हुई, मानो कोई अभिनेत्री किसी गड्ढमड्ढ नाटक में अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हो। आप दफ्तर से लौट आते हैं, कई बार खेतों से या गाय गोखरू को चारा डालकर ओसारे में बैठते हैं, या दुकान बंद कर थके हारे घर के दालान में जा लेटते हैं, या दिन भर लोहा पीटते पीटते ढलान निढाल खाने के बाद बिस्तर पर पसर जाते हैं। तब वह आपके ही दिमाग के किसी बोझिल कमरे से बाहर आती है। उसके चेहरे पर उस पसीने की एक बूंद तक नहीं होती जिसमें नहाती वह दिन भर खड़ी थी। वह आती है और धीरे से आपके कानों पर दस्तक देती फुसफुसाती है, क्या मैं आऊं? आप में से कुछ तब तक सो चुके होते हैं, कुछ उसकी महीन आवाज को सुनते ही नहीं, कुछ उसे डांट कर वापस कर देते हैं, अपने दिमाग के उसी बोझिल कमरे में सड़ने के लिए। कुछ उसके आगे तरह तरह की मांगे रख देते हैं और वह खुद ब खुद लौट जाती है इस भूलोक में भूल से भटक आई आत्मा की तरह। केवल कुछ, बिल्कुल मुट्ठी भर कुछ उस फुसफुसाहट पर कान देते हैं और उसे वह बुदबुदाने से रोकते नहीं, जिसे बुदबुदाने वह न जाने कब से उनके दिमाग के बोझिल कमरों में खड़ी थी। इन्हें ही कवि नाम से पुकारा जाता है। ये कविता है जो बहुत सारी कविताएं पढ़ने के बाद मैंने लिखी थी। तो ये उन तमाम कविताओं के प्रति मेरी कृतज्ञता ज्ञापन जैसा है। कविताएं पढ़ने के बाद मन खाली सा हो आया। आर पार फड़फड़ाती हुई कुछ पारदर्शी लहरें, शून्यता ने समुद्र का रूप ले लिया है। सदी दर सदी मनुष्यों ने कितनी पीड़ा सही है। पेड़ पौधों ने, पशु पक्षियों ने भी, सुख भी जो हवा सा बहता अचानक किसी
अचानक कभी माथे से टकराकर छिन्न भिन्न हो जाता था। हम कहां से आए हैं मालूम नहीं, कहां जाएंगे मालूम नहीं। एक कांपता सा बीच है हमें किसी तरह थामने को, हमारी पागल इच्छाओं, खुलती बंद होती कल्पनाओं, बनते बिगड़ते रिश्तों को। अदृश्य दीवारें हर ओर से हमें घेरे हैं। हर दीवार के पीछे से किसी पुरखे या अजन्मे शिशु की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहां कोई जाना नहीं है, हम हर जगह पहले से हैं। यहां लौटना भी नहीं है, हमारी छूटन कहीं बाकी नहीं, उसे हवा उड़ा ली गई है। प्रेम से भरा हृदय पात्र सूखी रेत के विस्तार में छलकता है। पास ही कहीं पथिक सुस्ताते हैं और अपनी राह चले जाते हैं। भोर की कोमल किरणों के सहारे पृथ्वी पर उतरता विराट दिवस अनजाने ही धरती पर आ गिरे मर्तबान के टुकड़ों सा फैल जाता है। ये लंबी कविता है थोड़ी, और ये पूरी की पूरी सागर शहर की पुनर्रचना है। जैसे मेरे मन की जो सागर शहर है उसकी। कैसा वह शहर, वह स्मृति और कल्पना के गड्ढमड्ढ का शहर है। बचपन की बीहड़ उड़ानों का शहर, वात्सल्य का शहर, हर सिंगार के फूलों से अटे आंगन का शहर, पिता के विषम आतंक और नानी की कठोरता का शहर, नाना और माँ के घरों के बीच नदी की तरह बहती सड़क को बार बार नंगे पांव पार करने का शहर। वह विस्मय का शहर है जहां मरने के बाद भी किसी मोड़ पर किसी राहगीर को पिता दिखाई दे जाते हैं। वह मृत्यु का शहर है, मृत्यु के बाद के जीवन का शहर, अभाव का शहर, अभाव के रूपांतरण का शहर, अपने आप में हमेशा के लिए खो गया शहर, कैंटोनमेंट की लंबी धूल भरी सड़कों का शहर, पुरुषोत्तम की साइकिल में उलझकर पैर जख्मी कर लेने का शहर, पीली कोठी के सामने की पहाड़ी पर बने एकांतिक होटल के समोसों के स्वाद का शहर, मंजू प्रसाद के कम कद गोल चेहरे और अमरिंदर कौर की दो लंबी चोटियों का शहर, मैडम वागले की उदास आंखों और बारिश में भीगते तंबुओं में लगे स्कूल का शहर, अनंत चतुर्दशी के दिन जैन मंदिर में बटते शक्कर के लड्डुओं और घर में बनते वर्षगांठ के गुलगुलों का शहर, वनस्पति शास्त्र के अध्यापक डाकवाले की पैनी आवाज और लंबे हाथों का शहर, अपने ही घर के बरामदे में नंदी की तरह बैठे बुजुर्ग बख्शियों का शहर, वह माँ के घर की हवा में घुल जाने का शहर है, पुरखों की अनुपस्थिति का शहर, रामचरितमानस की अबूझ चौपाइयों का शहर, खुद अपने बारे में यह कौन है जो चल रहा है, बोल रहा है, माँ के पास सो रहा है, सोचने का शहर, शाम के फीके पड़ते उजाले में भाई की बढ़ती बेचैनी का शहर, बहनों के हाथों चुपचाप पिटने का शहर, पिता से नाराज हो कुछ दिनों के लिए घर छोड़ गए भाई को छिपकर खाने का डिब्बा भेजती माँ का शहर, सड़कों पर सुबह जाती और शाम होने पर लौटती गायों का शहर, बाल्टी में दुहे जाते गाय भैंस के फैनल दूध का शहर, बागीचों की क्यारियों में लगे बैगनी भट्टों का शहर, पिटारे से बमुश्किल बाहर निकाले जाते सांपों का शहर, लाल मैदान के किनारे देशी शराब की दुकान से डगमगा कर निकलते शराबियों का शहर, पसीना सुखाते खिलाड़ियों के सामने से बेआवाज गुजरने का शहर,
हनुमान मंदिर की ओर अकेली जाती मां के अचानक दिख जाने का शहर, घर के बाहर बीड़ी बनाती औरतों आदमियों का शहर, एक के बाद दूसरी दुकान पर पुरानी पोथियों के पीछे बैठे आढ़तियों का शहर, किताब की दुकानों पर उबते दुकानदारों का शहर, पारस टॉकीज में लगती विदेशी फिल्मों का शहर, आगे जमुना मिठिया और पीछे चलती उनकी पत्नी के हांफने का शहर, तालाब के गहराते पानी पर तैरते चंद्रमा को काटते चप्पुओं का शहर, वृंदावन मंदिर से आती मालपुओं की गंध और कदम घाट के मंदिर पर तिरते गांजे के धुएं का शहर, घोड़े पर सवार चांदी की हत्यारी कुल्हाड़ी थामे रंगदार का शहर, मां की कैंसर को छिपाती उदास आंखों का शहर, सेमल के सुनहले रेशों के उड़ने का शहर, खूंटी पर लटकी नाना की सफेद टोपी का शहर, अंतहीन स्पंदनों का शहर, विवरणों में किसी भी तरह न समा पाता शहर, मेरे कैसे भी सपने में अपने भूगोल की चादर फैलाता शहर, मेरी कैसी भी कहानी में कभी सड़क बनकर, कभी पेड़ बनकर, कभी प्रकाश के विस्तार पर छूटे हुए पद चिन्ह बनकर बार बार बिखर जाता शहर। ये कुछ मृत्यु कविताएं जैसी। अंतिम वक्तव्य। अब ख्वाब नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। मैं थक गया रोते रोते, ऊब गया कहते कहते, आवाज नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। मैं गिर गया हंसते हंसते, उकता गया बहते बहते, अरमान नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। मैं तंग हुआ सुनते सुनते, मंद हुआ पढ़ते पढ़ते, अब ध्यान नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। मैं जाऊं तो कहां, ठहरूं तो किस धाम, अब ठौर नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। मैं मुड़ूं तो किस ओर, लौटूं तो किस भेस, अब देश नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। मैं जुड़ूं तो किससे, टूटूं तो किस तरह, अब उम्र नहीं बाकी, मुझे घाट पर छोड़ाओ। ये अगली कविता है बेगाना। मुझे अतीत में अपने अंतहीन जन्म दिखते हैं, भविष्य में लगातार होती मेरी मृत्युएं। इन जन्मों और मृत्युओं के बीच मैं इस तरह जीवित हूं कि कभी एक तरफ देखता हूं, कभी कहीं और, कभी मृत्यु की आंखों में झांकता हूं, कभी जन्म की किलकारी सुनता हूं, कभी मृत्यु को जन्म से पहले देख लेता हूं, कभी मृत्यु के बाद एक और मृत्यु और उसके बाद 3-4 लगातार जन्म लेता रहता हूं। कई बार ये दोनों ही साथ चले आते हैं और मुझे चकित देख अट्टहास करते हैं। कई बार वे अपने चेहरे आपस में बदल लेते हैं और मैं सिर पटकता रह जाता हूं कि मृत्यु अपना कोई नया चेहरा लगाए है या उसने जन्म का चेहरा पहन लिया है, कि मृत्यु जन्म का भेष रखकर मेरी ओर चली आ रही है, या कि मृत्यु के शरीर में ही मेरा जन्म हो रहा है। इन भ्रमों से घबराकर मैं आंखें मूंद लेता हूं, वर्तमान की तनी हुई रस्सी पर चलता हूं और संसार से बेगाना बना रहता हूं। ये कविता है सूना कमरा। इसमें एक पंक्ति एक ऐसे कवि की है जो संयोग से सागर में रह के जिन्होंने अध्ययन किया था, जितेंद्र कुमार, अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, ऐसे भी तो संभव है मृत्यु। उसकी एक पंक्ति है, मैं खुले आकाश के नीचे मरूंगा। उस पंक्ति के वो इसका एपिग्राफ है, फिर उसके बाद ये कविता शुरू होती है। मुझे सूने कमरे में मरना है,
मैं अपनी दोनों बाहों में अपने बेटों का अकेलापन संभाले धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ जाऊंगा। सूने कमरे में मेरे कदमों की आहट से शायद दीवार के पलस्तर का एकाध हिस्सा टूटकर मेरे कंधों पे गिर पड़ेगा, पर कोई आवाज नहीं होगी। खुली किताबों के अक्षरों को चुप का इशारा करती रात छुई हवा मुझे चुपचाप घेर लेगी। मैं उलट गई सांसों की आवाजों में अपने जीवन के लांछनों घावों को टटोलता, बचपन के अनसुलझे सवाल दोहराता अंतिम सांस का इंतजार करूंगा। वह आएगी चमकती हुई, टूटे तारे के पीछे छूटी हुई रोशनी की लकीर की तरह, और मैं उन सब को देखता जो मेरे पहले इस चमकती लकीर को देख चुके हैं। अपने में डूब जाऊंगा। मुझे सूने कमरे में मरना है। ये एक कविता है, कर्म की हड्डियां। ये नागा, जो नागालैंड है, वहां की एक लोक कथा है, उससे प्रेरित है ये कविता। उसकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी और तुरंत ही ये कविता मैंने वहां त्रिपुरा में लिखी थी। तुम्हारे कर्म की हड्डियां बची रह जाएंगी, मांस मज्जा को काल खा जाएगा, नाम उड़ जाएगा हवा में तीखे इत्र की गंध की तरह। नाते रिश्ते प्रेम सारे धूल में मिलकर किन्हीं और नाते रिश्तों प्रेम की जमीन तैयार करेंगे। प्राण विलीन हो जाएंगे नीले आकाश की असंख्य सिलवटों में से किसी एक में। आत्मा थके हुए अश्व की तरह लौट जाएगी ब्रह्म अस्तबल में, पर कर्म, तुम्हारे कर्म की हड्डियां बची रह जाएंगी अक्षय स्मारकों की तरह। मांस मज्जा को गिद्ध की तरह काल खा जाएगा, धीरे धीरे कुतरती दीमकों की तरह। नाम घर धाम उड़ जाएंगे हवा में। और ये अंतिम कविता है, आवाज। अपने मुंह से निकलती आवाज सुन सुन कर उकता गया हूं। मेरी आवाज इनके भीतर कहीं छिपी है। मैं मुंह खोलता हूं और ढेर सारी आवाज रेत की तरह भरभरा कर मेरे चारों ओर फैल जाती है। मेरी आवाज का कण इसमें ही कहीं खोया है। मेरी आवाज का वह कण मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा, और मैं अपने मुंह से निकलती आवाज को सुन सुन कर उकता रहा हूं। धन्यवाद।